जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, अगर खेत खलिहान है हमारे और पत्तियां सूख चुकी है, गिर चुकी है, और बाद में वर्षा हो, तो उस वर्षा का कोई अर्थ है क्या? समय निकल जाए, हम हमारे महत्वपूर्ण अध्ययन के समय को यदि गंवा दे, और फिर एग्जाम के अंदर परीक्षा के दिनों में अगर हम बहुत सीरियस होके फिर अगर पढ़ाई के पीछे दौड़े, तो उसका कोई अर्थ है क्या? यानी समय के साथ अगर किसी चीज को किया जाए तो वही चीज सार्थक है, वही हमारा कृत्य सार्थक है। दोस्तों, इसी के साथ हम हमारा आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आप भी समय के साथ चलें, समय का महत्व समझें और अध्ययन को निरंतर रूप से बनाए रखें। हम कक्षा 4 कार्बन और उसके यौगिकों में हाइड्रोकार्बन जो है उसको आज जानेंगे। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन है और कार्बन है। वे सभी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो इससे पहले हमने कार्बन को देखा था। कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, जिसके कारण हमने जाने थे कि सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। तो क्यों बनाता है? सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है तो ये क्यों बनाता है? तो कार्बन जो है ये ज्यादातर किससे मिलता है? हाइड्रोजन से मिलता है। और कार्बन और हाइड्रोजन का जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बच्चों नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और भी कुछ यौगिक हो सकते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है वो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और ये हमने एक और गुण पढ़ा था कार्बन का, वो था श्रृंखलन का, चेन बनाने का। यानी कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक चेन बनाता है, और सामान्यतः सबसे ज्यादा जो जुड़ता है इसके साथ वो कौन है? तो हाइड्रोजन है। तो इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सरल बात है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे देखते हैं। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, वो क्या होते हैं? तो संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में यदि हम बात करें तो कार्बन के बारे में हमने बात करी थी, संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और वो चारों संयोजकताएं यदि पूर्ण है पूरी तरह से, और कहीं पर कार्बन को संयोजन होने की जरूरत नहीं है, तो हम वहां पर उसको क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक कहेंगे। दूसरी तरफ कार्बन में जो असंतृप्त यौगिक है, जहां द्विबंध है, त्रिबंध है, जहां द्विबंध है, त्रियाबंध है, वहां गुंजाइश है और किसी हाइड्रोजन के जुड़ने की या और किसी परमाणु के जुड़ने की, तो वह जो है वो कार्बन संतृप्त नहीं होकर क्या होता है? असंतृप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अपन खाना खाने बैठे, वो जोरदार की भूख लगी सुबह सुबह, है ना? हम खाना खा लिया,
और फिर उसके बाद में जब अपने खाना खा लिया, हाथ धोने की कंडीशन आ गई, पूरा पेट फुल है, और अपने को कहे कि नहीं नहीं 2 रोटी तो और लेनी पड़ेगी, थोड़ी तो राबड़ी पीनी पड़ेगी, तो क्या गुंजाइश है? अरे अपने में मत सोचो तुम तो और पी लोगे खा लोगे। लेकिन अगर हम ये कल्पना करें कि हमारा पेट ऑलरेडी फुल है, या ये कोई बोतल है ये पूरी तरह भरी है और इसमें पानी डाला जाए, तो क्या गुंजाइश है? नहीं है। वो स्थिति, वो यदि कल्पना करें तो वो स्थिति है संतृप्त। अगर मैं बताऊं आपको, संतृप्त जो कार्बन है उसके यौगिकों को जलाया जाए तो जो धुआं है उसका कलर अलग आता है। असंतृप्त कार्बन जो है वो काले धुएं के साथ जलता है यौगिकों में, ऐसे हम पहचान भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं संतृप्त की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो श्रेणी होती है वो होती है एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एल्केन श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर सामान्यतः कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में। जैसे मैं यहां, इसकी संयोजकता कितनी? 4, इसकी संयोजकता कितनी? 4। तो यहां पर भी चारों संयोजकताओं में हाइड्रोजन को बिठा देते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन को बिठा देते हैं। तो सभी जगह कौन सा बंध आया? एकल बंध आया। और जहां एकल बंध आता है वो हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, नीले धुआं के साथ जलता है। और अगर मैं बात करूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें जो श्रेणी आती है वो आती है एल्कीन और एल्काइन श्रेणी। इनके बारे में और जानेंगे। इसमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, कार्बन और कार्बन 2 बंधों से जुड़ गया, तो यहां जगह कितनी बची? 2 हाइड्रोजन की जगह बची। अब यहां इस आबंध को प्रतिस्थापन करके अन्य हाइड्रोजन जुड़ सकती है। द्विआबंध और त्रिआबंध जहां है वहां अन्य जो तत्व है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन है, चाहे हाइड्रोजन है, उनके आने की जगह बची हुई है, शेष है, वो संतृप्त नहीं है। वापस बात करते हैं हम। संतृप्त यौगिक, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। असंतृप्त, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध पाया जाता है। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों? क्योंकि यहां सारी जगह फुल है, ये पूरी जगह फुल है। तो अगर यहां क्लोरीन जोड़ना है तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन यहां अगर इसमें क्लोरीन जोड़ना है तो हाइड्रोजन का निकलना जरूरी नहीं है। हम द्विआबंध को हटाएंगे और क्लोरीन प्रतिस्थापन आ जाएगा। क्लोरीन द्विआबंध के स्थान पर आ जाएगा, तो प्रतिस्थापन किसी का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुंजाइश मौजूद है। बात समझ में आ रही बच्चों? यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन जिसे हम कह रहे हैं, तो प्रतिस्थापन, प्रति शब्द और स्थापन, है ना, एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है। प्रतिस्थापन क्यों हो रहा है? क्योंकि यह गुंजाइश नहीं है, ये संतृप्त है। आगे बात करते हैं। इसमें ये असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। खाने के लिए भागेगा कौन? जिसको भूख लगी होगी। मैंने आपको बताया ये तो पहले से ही पेट भरा हुआ है, राबड़ी वाबड़ी छाछ वाछ पी पीवा के रेडी बैठा है, तो इसको क्या दौड़ लगाने की जरूरत है खाने के लिए? नहीं, ये तो पेट भरा हुआ है इसका, यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होंगे। और असंतृप्त है, इसमें द्विआबंध है, त्रिआबंध है। यहां देखें, अगर मैं बात करूं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की, इन तीनों में सबसे ज्यादा
अभिक्रियाशील कौन होगा? त्रियाबंद वाला होगा। इसके पास दो जगह पड़ी है खाली, दो द्वियाबंद हटा, दो बंद हट सकता है, यहां एक बंद हट सकता है, लेकिन इसके पास तो जगह ही नहीं है ना। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ एल्केन श्रेणी, यहाँ एल्किन और एल्काइन श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। सूत्रों और आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। CH3OH और C2H5OH। अगर मैं बात करूं बच्चों CH3OH और C2H5OH की, तो पहला जो उदाहरण दिया है इसने, ये दिया है मेथेनॉल का और एथेनॉल का। तो अगर मैं बात करूं मेथेनॉल की, अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा हो परमाणु द्रव्यमान, 9th क्लास में आपने पढ़ा हो परमाणु द्रव्यमान, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिसने नहीं पढ़ा है तो भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम बैठे हैं। सूत्र अगले ने दे दिया मेथेनॉल का CH3OH, एथेनॉल का दे दिया C2H5OH। देखो बच्चों, देखना ये है, आपको छोटा सा ध्यान में रखना है। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 12, हमेशा के लिए याद रखना। हाइड्रोजन का 1.008 अपने अप्रोक्स ले रहे हैं। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16। ये आपको 3 परमाणु द्रव्यमान तो याद रखने ही है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अब यहां हम बात करते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। कार्बन है कितने यहां? 1, तो 1 गुणा 12 फिर प्लस। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1, और यहां कितने हैं? 3, तो 3 गुणा 1 फिर वापस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ वहां, 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन का होता कितना है? 16। फिर हाइड्रोजन, वापस उसका 1 × 1। अब इसको हल करें, 12, 3, 16 और 1, टोटल आएगी यहां 32 यूनिफाइड। आणविक द्रव्यमान का जो प्रतीक है वो यूनिफाइड, स्मॉल यू में लिखते हैं अपन, यूनिफाइड। इसी तरह एथेनॉल का निकालें। एथेनॉल के अंदर कितने परमाणु कार्बन के? 2, तो गुणा करेंगे 2। कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान? बेटा समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। जब परमाणु चेंज हो रहा है तो चिन्ह का एक लगा दो, प्लस का, कलर चेंज कर ले। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 5। 1 हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान? 1। फिर परमाणु चेंज हो रहा है तो चिन्ह लगा दो प्लस का। ऑक्सीजन कितना? 1। 1 ऑक्सीजन का कितना? 16, फिर प्लस का चिन्ह। हाइड्रोजन कितना? 1, और 1 ही परमाणु की जोड़ करेंगे, 12 दूने 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1, 24 और 5 29 और 16 45 और 1 46। कितने यूनिफाइड? 46 यूनिफाइड। यहां पूछा ये है अपने को कि दोनों में अपने को अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। तो ये तो है 46 यूनिफाइड और ये है 32 यूनिफाइड, तो दोनों के बीच अंतर जो आएगा वो आएगा 14 यूनिफाइड। कितने यूनिफाइड आएगा बच्चों? 14 यूनिफाइड का अंतर आएगा। ये हमने क्या निकाला? इनका हमने आणविक द्रव्यमान निकाला। इसमें अंतर कर रहे हैं हम, आणविक द्रव्यमान में अंतर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया तो अगला अपने आप आपको थोड़ा सा इजी लगने लग जाएगा। इजी लगने लग जाएगा। अगला आगे बात करते पड़ा। ये अंतर कितना आया? तो 14 यूनिफाइड यहां अंतर आया है। दूसरा, एथेनॉल और प्रोपेनॉल में अंतर बताइए। एथेनॉल और प्रोपेनॉल में, एथेनॉल का सूत्र देखो
C2H5OH, C3H7OH प्रोपेनॉल का। तो इनके अंदर अंतर बताना है। और अंतर किसमें बताना है? आणविक द्रव्यमान में। किस किस में? एथेनॉल में, इसका सूत्र दिया है अपने को C2H5OH। दूसरा प्रोपेनॉल C3H7OH। वही मैंने आपको 3 तत्व बताए थे जिनका परमाणु द्रव्यमान ध्यान रखना है। कार्बन का कितना? 12, हाइड्रोजन का कितना? 1, ऑक्सीजन का कितना? 16। 3 से ही काम हो जाएगा अपने को, 3 से ही काम हो जाएगा। एथेनॉल का अभी पिछले प्रश्न में हमने निकाला था, एथेनॉल का हमने निकाला था कितने यूनिफाइड? 46 यूनिफाइड। वापस निकालने की जरूरत है क्या बच्चों? निकाल लेते हैं और समझोगे, अच्छी बात है। कार्बन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। कार्बन का द्रव्यमान कितना? 12 हो गया कार्बन, फिर चिन्ह किसका? प्लस का। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 5, 1 का कितना? 1, बीच में चिन्ह गाय का, प्लस का। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1, 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना? 16। हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 1, 1 इंटू 1। तो यहाँ वही चीज ये निकाल चुके अपन, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, और कितना यूनिफाइड उत्तर आएगा? 46 यूनिफाइड। इसी तरह अगर प्रोपेनॉल का निकालें, इसी तरह यदि प्रोपेनॉल का निकालें तो परमाणु कितने? 3, 1 कार्बन का कितना? 12, चिन्ह काय का? प्लस का। परमाणु कितने? 7, यहाँ 7 है ना। 1 हाइड्रोजन का कितना? 1, फिर चिन्ह काय का? प्लस का। ऑक्सीजन कितना है? 1, 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16, फिर चिन्ह काय का? प्लस का। 1 इंटू 1। भारतीय 36 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 1, 36 और 7 43 और 16 59 और 1 60। कितना यूनिफाइड आया? 60 यूनिफाइड। दोनों में अंतर कितना आ रहा है? दोनों में अंतर कितना आ रहा है भाई? 14 यूनिफाइड का। यही तो हम लिख रहे हैं, यही तो हमारा प्रश्न है कि C2H5OH और C3H7OH में कितने यूनिफाइड का अंतर आएगा? तो 14 यूनिफाइड का अंतर आएगा। यहां हमें बेसिकली सिखाना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है? श्रेणी जैसे जैसे बढ़ती है अंतर समान रूप से ही बढ़ता है। नंबर 2, आणविक द्रव्यमान निकालना हमने कक्षा 9 में सीख लिया था। तीसरा है मेथेनॉल और प्रोपेनॉल। एथेनॉल और प्रोपेनॉल का निकाल लिया है। अगले में प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में प्रोपेनॉल का सूत्र और ब्यूटेनॉल में, प्रोपेनॉल में हम यहां निकाल चुके हैं 60 यूनिफाइड। प्रोपेनॉल का निकाल चुके हैं 60 यूनिफाइड। वापस निकालने की बार बार जरूरत नहीं है अपने को। अपने को पता है कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। 3 से अपन काम कर रहे हैं। ब्यूटेनॉल का सूत्र C4H9OH। 4 का मतलब 4 से गुणा करेंगे किसको? 12 को, चिन्ह का 1 का प्लस का। 9 से गुणा करेंगे 1 को, चिन्ह का 1 का प्लस का। 9 से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे 16 को, प्लस 1 से गुणा करेंगे 1 को। 48, 9, 16 और 1। 48 और 9 57, 57 और 16 73 और 1 74। यहां 74 यूनिफाइड, यहां 60 यूनिफाइड। अंतर वापस कितने का आया? 14 यूनिफाइड का अंतर आया। यही तो हम देख रहे हैं लगातार, लगातार हम यही देख रहे हैं
कि इस सीरीज में अंतर कितने का बन रहा है। अंतर कितने का बन रहा है बच्चों? यहां भी 14 यूनिफाइड, यहां भी 14 यूनिफाइड और यहां भी 14 यूनिफाइड हमने देख लिया। अगला प्रश्न है इसमें, क्या इन तीनों में कोई समानता है? तीनों में समानता देखो, पहले तो ये जो श्रेणी है इसमें तो समानता है OH की, और अंतर में समानता है 14 यूनिफाइड की। ये दोनों में समानता है, जो पूछना चाह रहा है वो देख लेना। फिर आगे बात करें, एक परिवार तैयार करने के लिए एल्कोहल को कार्बन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एल्कोहल का परिवार तैयार करना है अगर हमें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेथेनॉल, मेथेनॉल CH3OH, CH3OH। फिर बात करें एथेनॉल, अब कितने कार्बन आ जाएंगे भाई? 2 कार्बन आ जाएंगे। कितने कार्बन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। जब 2 आएंगे तो गुंजाइश कितनी? देखो, 1 2 कार्बन आ गए, यहाँ एक पे तो OH लगा हुआ है, एक पे तो OH लगा हुआ है। अब 2 हाइड्रोजन बच गए, इसके पास 3 पहले से हैं, तो कितने? 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और OH। फिर आएगा प्रोपेनॉल, वही क्रम चलेगा बच्चों, यही ये समझाना चाह रहा है। ये 1 2 3 होगा, ये 2 के क्रम में बढ़ेगा, यानी यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा 7 OH। फिर यहां ब्यूटेनॉल की बात करेगा, ब्यूटेनॉल की बात करेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा OH। यदि पेंटेनॉल की बात करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा OH। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या देख रहे हो यहाँ? ये कार्बन तो +1 हो रहा है और हाइड्रोजन +2 हो रहा है। समझ में आ रहा है? 3 5 7 9 11, ये पैटर्न अपने को यहाँ चल रहा है, देखने को मिल रहा है। बिल्कुल समझ में आ गए होंगे सवाल। क्या इनको सजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है? बिल्कुल हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे। एक ही श्रेणी है, कौन सी है वो है एल्कोहल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है भाई? वो है एल्कोहल श्रेणी। आगे देखते हैं बच्चों, ये हमने कर ही लिया, इनका आणविक द्रव्यमान निकाल ही लिया, ये हमने सजातीय श्रेणी समझ ही ली। आगे ये कह रहा है, प्रकार्यात्मक समूह के लिए 4 कार्बन तक यौगिक वाली सजातीय श्रेणी तैयार कीजिए, जैसे अभी हमने करी थी वैसे ही। क्लोरो के लिए वही चीज, वही पैटर्न बन रहा है। कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 5 7 9। यही एल्कोहल के लिए भी हमने देखी थी, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 5 7 9। यही पैटर्न बन रहा है ना। तो इस पैटर्न से अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 5 7 9, बिल्कुल वही है। कीटोन श्रेणी अगर हम बनाने जाएं तो कीटोन में चूंकि अगर हम बात करें RC डबल बॉन्ड OR-, ये कीटोन श्रेणी बनती। एक एल्किल समूह पहले, एक एल्किल समूह बाद में, और बीच में क्या आता है? कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O। ये एक तरफ एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है, एक तरफ दूसरे एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो इसलिए एक तरफ ये एल्किल समूह है, दूसरी तरफ ये एल्किल समूह है, बीच में क्या है? CO है। CO, इधर CH3 और इधर CH3, ये कीटोन समूह होगा। अब अगर हमें यहाँ कार्बन बढ़ाना है, इसमें एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे इधर, फिर अगली में इधर बढ़ा लो, फिर अगली में एक और यहाँ बढ़ा लो, तो इस तरह एल्किल समूह कीटोन क्या बनता है।
अगर कार्बोक्सिलिक की बात करें तो कार्बोक्सिलिक में ये कार्बोक्सिलिक समूह है। अभी हम पहले समूह समझेंगे, उसके बाद अच्छा समझ में आएगा आपको। और ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। बाकी में वही पैटर्न चल रहा है, 3 5 7 9 हाइड्रोजन का सेम पैटर्न है, हाइड्रोजन का सेम पैटर्न है। यानी CH3 COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH, C4H9 COOH। समझ में आ रहा बच्चों? हाइड्रोजन यहाँ कितना, 3 5 7 9। कार्बन यहाँ कितना, 1 2 3 4। बन रही है श्रेणी। तो इस तरह से कार्बन में श्रेणियां बनती है, सजातीय श्रेणियां बनती है। आगे हम बात करें कार्बनिक यौगिकों के सूत्र के लिए, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र में हमारे को किसी अणु में प्रत्येक परमाणु में n संख्या जिससे व्यक्त करते हैं वो फलन कहलाता है सामान्य सूत्र। दूसरी तरफ बनता है अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या है? तो अणु सूत्र है परमाणुओं को वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे एथेन के लिए C2H5। फिर है संक्षिप्त सूत्र, उसी को हम और संक्षेप में रखें तो वह संक्षिप्त सूत्र बन जाता है। एक है संरचना सूत्र, ये जैसे C2H6 है। अब ये 2 कार्बन किस तरह से और 6 हाइड्रोजन किस तरह से, उसको हमने व्यक्त किया, तो ये इसका क्या बन गया, ये संरचना सूत्र बन गया। एक है अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में हमने बंध से बताए कि ये कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ, इसको हमने बिंदु रूप में व्यक्त किया यहाँ। तो ये कौन सा सूत्र बन गया, ये इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बन गया। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो एकल बंध से जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसके पीछे ज्यादातर कौन सी श्रेणी आती है, एल्केन श्रेणी रहती है। और अनुलग्न के रूप में क्या काम में लेते हैं हम, एन काम में लेते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n है, CnH2n+2 है। एल्केन श्रेणी के लिए हम विशेष बात देख लेते हैं। देखो बच्चों, कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, एल्केन श्रेणी की। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, इसको भी हमने N कह दिया, इसको भी हमने N कह दिया। एल्केन श्रेणी में कार्बन से जो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन से जो हाइड्रोजन होते हैं वो दुगने से 2 अधिक होते हैं, दुगने से 2 अधिक। मैं क्या लिख रहा हूं, एल्केन श्रेणी में अपने को याद करना है कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो दुगने से 2 अधिक होते हैं, दुगने से 2 अधिक होते हैं। यहां CnH2n+2, CnH2n+2 दुगने से 2 अधिक। जैसे अगर मैं बात करूं एथेन की, तो एथ का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। यहां n बराबर कितना, 2। तो दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, तो ये गुणा है यार, तो C2H6 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मेथेन की, इसकी बात करूं मेथेन की, तो मेथ में कितना कार्बन, n का मान कितना, 1। तो CnH2n+2, n कितना, 1। यहां भी कितना, 1। यहां भी कितना, 1। 1 2 1 कम 2 और 2 4। 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए CH4 सूत्र होता है किसका, मेथेन। तो बात याद रखने की यहां है, ये है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। जैसे जैसे श्रेणी बढ़ती जाती है या असंतृप्त होती है, ये 2 कम हो जाते हैं।
यानी जब हम एल्कीन श्रेणी की बात करेंगे तो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, और जब हम एल्काइन श्रेणी की बात करेंगे तो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n से 2 कम। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n - 2। ये बिल्कुल आसानी से अपने को याद रखना है। यहां मेथेन का सूत्र प्राप्त करना, एथेन का सूत्र प्राप्त करना हमने देख लिया है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध जुड़ा होता है वो एल्केन कहलाता है। आगे हम बात करें नामकरण के लिए। नामकरण के लिए 2 उदाहरण लेने हैं। एक तो लेना है प्रीफिक्स और एक लेना है सफिक्स। एक होता है पूर्व लग्न और दूसरा होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न में जो काम में आता है वो कार्बन की संख्या। क्या काम में आती है? कार्बन की संख्या काम में आती है। और अनुलग्न में हमारे को देखना है इसमें बंध कौन सा है। बंध के आधार पे एन, ईन या आइन अपने काम में आता है। अब जैसे CH4 की बात करें, CH4, तो यहां कार्बन कितना है? 1 है, तो यहां से हम उठाएंगे मेथ, और श्रेणी कौन सी है? एन है, तो हम कहेंगे इसको मेथेन। इसी तरह एथेन, इसी तरह प्रोपेन, इसी तरह ब्यूटेन, इसी तरह पेंटेन, इसी तरह हेक्सेन का नाम होगा। अगर बात करें एथीन की तो जैसे सूत्र दे दिया C2H4, हमने C2H4 का संरचना बनाई, 2 कार्बन, H4 ही है। अगर मैं इसको एकल बंध ही मानता, अब मुझे बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है? यहाँ 1, 2 और 3 ही हो रही है। तो इसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ डबल बंध लगाऊंगा, और डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब कौन सी श्रेणी हुई? एल्कीन। और एल्कीन में अनुलग्न काम में लगता है ईन। कार्बन कितने? 2, 2 को कहते हैं एथ। एथ प्लस ईन को बोलेंगे एथीन। क्या बोलेंगे बेटा? एथीन। अगला सूत्र की बात करें, C3H6, कितने कार्बन? 3 कार्बन मान लिए। हाइड्रोजन कितने? 6, एक यहां, एक यहां। अब कितने अभी आए हाइड्रोजन? 5 आए, एक यहां और दे लेते हैं, 6। 2 और 1 3 ही बंद हो रहे हैं, 1 और 1 2 और 1 3 ही हो रहे हैं, तो इसको हम डबल करते हैं। डबल करते ही ये कौन सी श्रेणी बन गई? देखो मैंने यहाँ क्या किया है, कार्बन की संयोजकता कितनी करी है? 4। डबल करते ये कौन सी श्रेणी हो गई? एल्कीन श्रेणी हो गई, जिसका अनुलग्न क्या आएगा? ईन आएगा। क्या आएगा बेटा? ईन आएगा। कितने कार्बन? 3, 3 को बोलते हैं प्रोप। प्रोप प्लस ईन क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपीन बन जाएगा। तो हम इस तरह एल्कीन का नामकरण करते हैं। अगर आगे चले इसी तरह पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, ये नामकरण होगा। इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना की बात करें तो इस तरह हम कार्बन दोनों को लेंगे, और जितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, 4 से जुड़ रहा है, तो 4 हमने हाइड्रोजन बना दिए और इलेक्ट्रॉन वहां पर दर्शा दिए। तो इस तरह इनकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना बनेगी। अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में जैसे एथाइन है, इतनी देर हम डबल बॉन्ड ले रहे थे, यहाँ कौन सा बंध लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड लेंगे काम में। अगर मैं बात करूं यहां एल्काइन श्रेणी की, तो हम चूंकि बात कर चुके हैं एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की, और इनके सामान्य सूत्र हम ले चुके CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2।
तो दोस्तों अपने को एक और चीज यहां ध्यान में रखनी है बच्चों, आपको इतनी देर हम संरचना से नाम, अब अगर हमारे को कह दे प्रोपीन का सूत्र क्या होगा, प्रोपीन का सूत्र क्या होगा, तो हमें देखना है बच्चों, इसका नाम रहेगा प्रोप प्लस इन। इन का मतलब कहीं पर क्या आएगा, द्विआबंध आएगा। मैं प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन आएंगे, तो 1 2 3 कार्बन मैंने बना दिए, और कहीं एक पर कौन सा बंध आएगा, द्विआबंध आएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो रही है, 2, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन दे देता हूं और यहां पर 1 हाइड्रोजन दे देता हूं। इसकी कितनी संयोजकता हो रही है, 2 और 1 3, कितनी खाली रह रही है, 1। मैंने पहली क्लास, फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, हमारे अगर 2 हाथ है तो कार्बन के 4 हाथ है। इसकी संयोजकता कितनी हो रही है, 1, तो 3 जगह खाली है। इस प्रकार इस संरचना में कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। आगे और देखते हैं। अगर हमें कह दे ब्यूटाइन, तो ब्यूट प्लस आइन, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, आइन का मतलब क्या, तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ रहा बच्चों, ब्यूटाइन 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। फर्स्ट में ले लेते हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड, कितनी जगह बच गई, कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ, यहाँ 1 है तो बचा कितना, 1, 3 और 1 4, 2 जगह बच गई, 2 हाइड्रोजन, 3 जगह बच गई, 3 हाइड्रोजन। तो बेटा देखना, काउंट करना, कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ब्यूटाइन। अगर हम सीधा सूत्र निकालना चाहें इसका, तो आइन है तो इसका सूत्र होगा CnH2n -2, n कितना, तो ब्यूट मतलब 4, तो कार्बन कितना, 4, 4 दूनी 8 -2 यानी 6। सीधा सूत्र फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ब्यूटाइन का। समझ में आया होगा बच्चों। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें कहा पेंटीन के बारे में बताइए, पेंटीन का संरचना सूत्र, अणु सूत्र, सामान्य सूत्र बताइए, तो पेंटीन, पेंट प्लस इन, पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, और इन का मतलब क्या आएगा, द्विबंध आएगा। ये बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक जगह अपन ने लगा दिया द्विबंध। फिर कितनी संयोजकता पूरी हो रही है, 2 हो रही है, 2 बच रही है, डाल दी, 2 और 1 3 हो रही है। ये अपने कितने हाथ, 2 हाथ, कार्बन के कितने, 4 हाथ, 2 और 1 3 और 1 4, यहां पर भी 2 संयोजकता खाली है, 2 खाली है, यहाँ 3 खाली है। तो बच्चों सूत्र क्या बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, C5H10 इसका सूत्र बन जाएगा। अगर इसको सामान्य सूत्र जो CnH2n है ये काम में लेंगे, क्योंकि ये ईन है, कौन सा है, एल्कीन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। तो यहाँ n का मान कितना है, 5, तो 5H2n यानी 2 गुणा 5, तो C5H10 आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। हम बनाते हैं बच्चों ब्यूटाइन, हम लेते हैं ब्यूटाइन, तो इसको ध्यान रखें, ब्यूट प्लस आइन, आइन का मतलब क्या है,
कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ब्यूट का मतलब है कार्बन 4 होंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमारे कितने हाथ? 2 हाथ। कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ। 1 2 3 4। यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ। इसकी संयोजकता कितनी हो रही है? 1 हो रही है। 3 जगह खाली है, 3 जगह खाली है, भर दी। 3 और 1 4 पूरी हो रही है, 3 और 1 4 पूरी हो रही है। इसकी वापस कितनी जगह खाली है? 3 जगह खाली है। अब हमारे पास इसका सूत्र लिखें। कार्बन कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? 3 तो यहाँ और 3 यहाँ। तो ये इसका सूत्र हो गया। एक इसका सूत्र है ब्यूटाइन का। अगर शॉर्ट में प्रोसीजर में नहीं सूत्र से ध्यान करना है तो चूंकि आयन लग रहा है, आयन लगने का मतलब ये क्या है? ये एल्काइन है। क्या है ये? एल्काइन है। एल्काइन का सूत्र है CnH2n दुगने से 2 कम। 4 2 इंटू 4 -2, 4 4 दूनी 8 -2, 8 -2 कितना होता है? 6 होता है। ये हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने हाइड्रोकार्बन जो हैं इनमें एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इनके सामान्य सूत्र पढ़े। हमने देखा CnH2n प्लस 2 करना है अगर एल्केन है तो, दुगना करना है यदि एल्कीन है तो, दुगने से 2 कम करना है यदि एल्काइन है तो। ये सूत्र है जिससे हम अणुसूत्र निकाल सकते हैं, संरचना सूत्र बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ सूत्र पढ़े, उनको लिखना सीखा, कार्बन की संयोजकता पूरी करना सीखा। जल्द ही अगली क्लास के अंदर हम क्रियात्मक समूह के नामकरण का अध्ययन करेंगे। आप ये क्लासेज शेयर करते रहिए। यूट्यूब पे ये पूर्णतः निःशुल्क है। आपको कोई प्रश्न है तो आप एप्लीकेशन पे डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बच्चों को आप शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी चीज़ का महत्व तब है जब वो समय पे पूरी हो। आपकी स्टडी अगर हम समय पे कर रहे हैं तो ही बहुत महत्व की है। समय निकल जाने के बाद, देर होने के बाद का उतना महत्व नहीं रह पाता। तो आप समय पे रोज़ अध्ययन करते रहें, एग्ज़ाम के नज़दीक आने का इंतज़ार नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद।